हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 पर। पेपर थर्ड बीएससी फर्स्ट ईयर, पेपर थर्ड यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर सेकेंड है हमारे पास टॉपिक पेपर थर्ड यूनिट सेकेंड, हाँ। और ये कौन सा है? बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। हम लोग के पास हेडिंग है गैसियस स्टेट। एक ही टॉपिक है लेकिन ये बड़ा टॉपिक है। गैसियस स्टेट या गैसियस स्टेट केमिस्ट्री भी बोलते हैं। हिंदी में लिखूं तो गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था, ये इसका मुख्य हेडिंग है, गैसीय अवस्था। जब हम लोग पदार्थ के बारे में बात करते हैं, वस्तु के बारे में बात करते हैं, तो एक शब्द यूज होता है द्रव्य। पहले तो द्रव्य के बारे में बात करता हूँ। द्रव्य, और इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। द्रव्य या मैटर क्या है? द्रव्य या मैटर वो एंटिटी है, वो अस्तित्व है जिसका खुद का वेट हो, खुद का वॉल्यूम हो, खुद एक जगह ऑक्युपाई करता हो। इस तरह के चीज़ को हम मैटर बोलते हैं। मैं बोलता हूँ इस यूनिवर्स का वो सारा चीज़ जिसका खुद का वेट हो, चाहे वेट हो, वॉल्यूम हो, चाहे वो कैलकुलेबल हो या ना हो, हम उसको देख पाएँ या ना देख पाएँ, वेट हो, वॉल्यूम हो, है ना, जगह ऑक्युपाई करता हो, ये सारे चीज़ क्या है? मैटर है। तो फिर मैटर क्या नहीं है? ये डाउट आएगा कि मैटर क्या नहीं है। तो मैं बोलूँगा जो इमोशनल चीज़ें हैं, दया, घृणा, नफरत, प्यार, है ना, ये सब क्या है? मैटर से बाहर है, मतलब ये मैटर नहीं है। मैटर क्या है? साइंटिफिक वे में मैटर क्या है? जिसका वेट हो, वॉल्यूम हो, है ना। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि सब्सटेंस हैविंग वेट एंड वॉल्यूम, सब्सटेंस हैविंग इट्स ओन वेट, वॉल्यूम आर मैटर। दूसरे शब्दों में वे पदार्थ जिनके भार, आयतन होते हैं, द्रव्य कहलाता है। फिर बात आती है कि द्रव्य की अवस्था क्या, किस रूप में मिलता है, तो उसके जो फिजिकल फॉर्म है उसको द्रव्य की अवस्था बोलते हैं, है ना। द्रव्य का भौतिक रूप, द्रव्य की अवस्था, द्रव्य की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर ऐसे बोलते हैं ना, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर किसको बोलेंगे? तो ये है भौतिक रूप, है ना। ऐसा लिख सकते हैं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था या प्रावस्था, फिजिकल फॉर्म ऑफ द मैटर, फिजिकल फॉर्म, इतना लिख देता हूँ, फिजिकल फॉर्म। क्लियर? अब फिजिकल फॉर्म की बात जब करते हैं तो मेनली जो मेजर क्राइटेरिया है उसके हिसाब से देयर आर 3 टाइप्स, 3 स्टेट ऑफ मैटर। हालांकि 5 अभी तक मेंशन कर किए जा चुके हैं कि 4th और 5th भी हो चुका है, बट मेन हम जो क्राइटेरिया उस पर आते हैं। एक होता है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। दूसरा है लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। और तीसरा है गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था। कौन सी अवस्था? गैसीय अवस्था। ये मुख्य है, ये मुख्य है। लेकिन कभी कभी ये कुछ जगह चौथा और पांचवा भी बोला जाता है, उनका केवल शॉर्ट में नाम लिख बस दे रहा हूँ। प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं एक को, और एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मुझे इंग्लिश नाम ही याद है इसलिए मैं इंग्लिश नाम ही लिख रहा हूँ, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा वो। लेकिन मुख्य ये 3 हैं। ये
पूरी तरह नॉर्मल स्टेट में एग्जिस्टेंस में नहीं रहता, ये नॉर्मल स्टेट में एग्जिस्टेंस में रहता है। ठोस वो होते हैं, अब देखो मैं एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। ठोस में उसके जो अवयवी कण हैं वो इतने पास पास होते हैं कि उनके बीच स्पेस ना के बराबर होता है, बहुत कम। द्रव में उनके जो अवयवी कण हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, उनके बीच थोड़ा सा ज़्यादा गैप नज़र आता है, लेकिन गैस में वही गैप बढ़ जाता है, इस तरह से, है ना। गैप यहाँ देख रहे हो, ये बहुत पैक है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा, यहाँ पर डिस्टेंस और बढ़ गया। दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि इन दो जो इसके घटक कण हैं उनके बीच आकर्षण बहुत तेज होता है, इनके बीच आकर्षण कमज़ोर होता है, इसके बीच आकर्षण और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो इसमें हम उसी तरह से बात कर सकते हैं। तो यहाँ एक तरह से फ्लो होने का गुण नहीं होता है, इसमें बहने का गुण होता है कि एक जगह से दूसरी जगह वो बह जाता है, पूरा झुंड के झुंड। यहाँ पर भी बहने का गुण होता है, लेकिन हम इस फ्लो शब्द इसके लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। एयर, यहाँ भाई हवा का भी प्रवाह होता है ना, यहाँ पर द्रव का भी प्रवाह होता है, यहाँ ठोस का प्रवाह नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक कॉमन इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ, यहाँ कोई एकदम नोट्स नहीं बनाना है, ये केवल समझाने के लिए मैं बैकग्राउंड से शुरू कर रहा हूँ। पढ़ना हमको क्या है, हमको पढ़ना ये है। अभी हम लोग जो यूनिट नंबर 2 में ये पढ़ेंगे, आगे लिक्विड भी पढ़ेंगे, आगे सॉलिड भी पढ़ेंगे, हमारे बीएससी में ही इस तीनों हैं। तो पहले हम लोग उठाते हैं किसको, गैसियस स्टेट को, गैसीय अवस्था। अब हमने जो हेडिंग दिया है वो कहाँ से आया, तो मैटर से आया। मैटर का कौन सा पार्ट है, तो स्टेट ऑफ मैटर है। स्टेट ऑफ मैटर में इसके साथ और कौन कौन है, तो सॉलिड, लिक्विड और ये सब और है, प्लाज्मा है, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, वो सब बाद में नेट में सर्च करते रहिएगा, है ना। ये भी सिलेबस में नहीं है, ये भी अभी फिलहाल इस यूनिट की बात करूँ तो इस यूनिट में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमको ये पढ़ना है। तो अब हम गैस की मुख्य पॉइंट से शुरू करेंगे। तो पहले आप बैकग्राउंड में इतना नोट करिए, उसके बाद मुख्य हेडिंग देंगे। गैसीय अवस्था दिया जा चुका है पहले, उसको और देने की जरूरत नहीं है। और हम अब क्या करेंगे, मुख्य रूप से सबसे पहला इसका थ्योरी यूज़ करेंगे। गैस को परिभाषित करने के लिए एक बड़ा सा थ्योरी आया जिसको गैसों का अणुगतिक सिद्धांत कहा जाता है, जो सबसे पहला और सबसे बेसिक थ्योरी है, जिसके आधार पर गैस की एक पर्टिकुलर क्वालिटी पता चलती है कि हाँ गैस में ये भी होता है, ये भी होता है, ऐसा। तो वो उसी टॉपिक से शुरू करेंगे। तो नोट करना है तो कर लीजिए, इतना मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए सबसे पहला और बेसिक जो थ्योरी है गैसेस स्टेट का, वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, या गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत को देने के लिए कई सारे साइंटिस्ट का कई सारा एक्सपेरिमेंट काम करता है। बहुत सारे नाम हैं, बर्नौली, क्रोनिंग, क्लासियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान, वाटरसन, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के आधार पर हर एक स्टेटमेंट कई सारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। देखिए क्या बोला गया, इसमें गैस की पूरी क्वालिटी बता दिया गया है ना। पहला पॉइंट, इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखता हूँ। पहला पॉइंट, कोई भी गैस का सैंपल, हमको कहीं 5 लीटर सैंपल दिया, कहीं 10 लीटर सैंपल दिया, जो हम एक्चुअल में महसूस करते हैं, है ना, उस सैंपल का बात करें तो वो जो सैंपल है, कोई भी गैस का सैंपल है, बहुत सारे असंख्य कई संख्याओं में, कई गुना संख्या में या कई संख्याओं में, असंख्य संख्याओं में छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और एक जो पार्टिकल है उसको हम या तो मॉलिक्यूल बोलेंगे, या एटम बोलेंगे, या आयन तो नहीं, मॉलिक्यूल बोलेंगे, अणु बोलेंगे, है ना, गैस का अणु। और अगर वो एटॉमिक गैस है तो फिर गैस का एटम। तो पहला चीज़ क्या बोला गया कि एक गैस सैंपल असंख्य संख्याओं में नगण्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और वो कण या तो गैस के एक अणु कहलाता है, या अगर वो एटॉमिक गैस है तो एक एटम कहलाएगा। तो पहले क्या है कि गैस का सैंपल असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है, असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और ये जो छोटे कण हैं, और ये जो छोटे कण हैं, उस छोटे कण का जो भार, आयतन,
जो भी प्रॉपर्टी है उस पूरे गैस के सैंपल की तुलना में नगण्य होता है। एक कण आपको कहते ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं, लेकिन वही जब झुंड में इकट्ठा हो जाता है, करोड़ों की संख्या में इकट्ठा हो जाता है, तो वही एक पर्टिकुलर वेट, पर्टिकुलर वॉल्यूम क्रिएट करने लग जाता है। तो और क्या लिखे, और प्रत्येक छोटे कण का आयतन, छोटे कण का आयतन सैंपल की तुलना में नगण्य होता है, सैंपल की तुलना में नगण्य होता है, तुलना में नगण्य होता है, सैंपल की तुलना में नगण्य होता है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या बोल सकता हूं भाई कि a gas sample is made by many teeny particles which have negligible volume itself। ये पहला पॉइंट हो गया हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्या बोला भाई, वापस बोल देता हूँ, गैस का सैंपल असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक छोटे कण का आयतन पूरे सैंपल की तुलना में नगण्य होता है। ये दूसरे शब्दों में इंग्लिश में, अ गैस सैंपल इज मेड बाय मेनी टीनी पार्टिकल विच हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम इटसेल्फ। किसके बारे में बात हो रही है, टीनी पार्टिकल के बारे में। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब ये जो छोटे कण है ना, जो छोटे छोटे कण बोले हैं उसकी बात कर लेते हैं। वो जो छोटे कण हैं वो जितनी हो संभव दिशाओं में, 3D आकाश में बोल सकते, तीन विमा में जितने संभव दिशाओं में है मुक्त रूप से गति करता है, फ्रीली मोशन करता है ना। छोटे कण, अब छोटे कण को पहले हम लोग क्या है, ये छोटे कण, ये जो, अब यही कण लिख देता हूँ, ये छोटे कण या गैस का अणु क्या है, छोटे कण का क्या मतलब पहले उसको लिख लें। ये जो छोटे कण गैस का अणु होता है, अणु, और जब एटॉमिक गैस हो तो एटम भी बोलेंगे, गैस का अणु होता है। ये जो टीनी पार्टिकल बोले ना, टीनी पार्टिकल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ये गैस का एक मॉलिक्यूल है। ये जो टीनी पार्टिकल है वो एक गैस का मॉलिक्यूल होता है, एक सिंपल गैस का मॉलिक्यूल है, जो छोटे पार्टिकल हैं वो। ठीक है, अब ठीक है कि दूसरा है वो छोटे पार्टिकल, वो गैस का सिंपल मॉलिक्यूल हो गया भाई। तीसरा चीज गैस का अणु बोलूंगा मैं। प्रत्येक अणु सभी संभव दिशाओं में, चारों तरफ गति करता है। प्रत्येक अणु सभी संभव दिशाओं में गति करता है और वो मुक्त गति करता है, सभी संभव दिशाओं में गति करता है। तो यहाँ पर ईच मॉलिक्यूल moves in every possible directions। ये लीजिए, सभी संभव दिशाओं में गति करता है। लेकिन एक चीज खास है, अब इसके गति पर आ जाते हैं, है ना, क्योंकि हम अणु की गति के बारे में बात करना चाह रहे हैं, मुख्य रूप से हमको गति पर ही फोकस करना है। तो ये जो अणु गति करता है सभी संभव दिशाओं में, एक्स में, वाई में, जेड में, सभी संभव दिशाओं में गति कर सकता है। ये क्लियर है। अब वो जो गति है, वो जो गति वहाँ से दिखाई दे रहा है, उस गति को समझिए। वो गति स्वतंत्र होता है, कहने का मतलब न तो वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से आकर्षित होता है, ना ही प्रतिकर्षित होता है, और ना ही वो जो बर्तन में रखा गया उसके दीवार से आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है। मैं इवन अगर बोलूं तो उस पर गुरुत्वाकर्षण का बल भी काम नहीं करता, वो नीचे को खींचता भी नहीं है ना। यहाँ लिख रहा हूँ चौथा पॉइंट, क्या कि सभी अणु स्वतंत्र होते हैं आपस
में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता, आपस में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता। आपस में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता, और आपस के साथ साथ पात्र की दीवारों से भी कोई आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं कार्य करता, है ना। यहाँ लिख सकते हैं इसी स्टेटमेंट में, गुरुत्वाकर्षण का बल भी एक अणु पर कार्य नहीं करता, एक अणु पर कार्य नहीं करता, गुरुत्वीय आकर्षण से भी मुक्त है ना। कि ईच, अब इंग्लिश में क्या लिख दूं, ईच मॉलिक्यूल्स आर फ्री, ईच मॉलिक्यूल मूव्स फ्रीली, नो अट्रैक्शन, रिपल्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शन, रिपल्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स, नो अट्रैक्शन और रिपल्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी प्रकार का आकर्षण, किसी प्रकार का रिपल्शन या गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय बल का कोई यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होता, हर अणु अपने आप में स्वतंत्र है। और एक और चीज़ है, गति के बारे में ही सारा स्टेटमेंट खत्म होगा, अब पूरा गति पर चलेगा। तो देखिए मैंने 4 स्टेटमेंट बना लिया है, अभी और स्टेटमेंट बाकी है। वो स्टेटमेंट क्या है मैं यहाँ पर आपको देता हूँ, कि इसको आप चाहो तो जल्दी से नोट कर लो, मैं ऊपर के कुछ स्टेटमेंट मिटा के नीचे को रहने दूंगा, है ना। जल्दी से नोट करें, अभी इसी को कंटिन्यू करूंगा। देखिए अगला पॉइंट चौथा तक हो गया है, मैं यहाँ पर 5वां पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान देंगे, चौथा तक हो गया है, मैं 5वां यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये बात कर रहा हूँ कि सभी जो अणु हैं, गैस के अणु सीधी रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में, ऐसे सीधी रेखा में, ठीक। कब तक? जब तक वो किसी दूसरे अणु से टकराया नहीं है। जैसे ही टकराया फिर दूसरी दिशा में मुड़ गया और फिर सीधा हो गया, मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े पाथ नहीं होता, हमेशा एक स्ट्रेट पाथ होता है। तो मतलब ये हुआ, ये ऐसे गया, अगर किसी से टकरा गया किसी दूसरे से, तो अपना जिस दिशा में मुड़ा उसी दिशा में फिर सीधा चलने लगा, फिर टकराया फिर मुड़ गया, फिर टकराया फिर मुड़ गया, ऐसा। तो ये ऐसा मोशन करता है, ये ऐसा मोशन नहीं, वेव मोशन नहीं करता, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, प्रत्येक कण, प्रत्येक अणु सीधी दिशा में गति करता है, सीधे या सीधी दिशा में गति करता है, गति करता है जब तक वह किसी से टकरा न जाए, जब तक वह किसी अन्य कण या पात्र की दीवार से न टकरा जाए, पात्र की दीवार से न टकरा जाए। क्या मतलब हुआ भाई? मैं इंग्लिश में लिख देता हूं इधर कि मॉलिक्यूल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन बिफोर colliding with another particle or wall of container। क्या लिखा हूं, एक बार रीड कर देता हूं कि प्रत्येक अणु सीधी दिशा में गति करता है जब तक वह किसी अन्य कण से टकरा न जाए या फिर पात्र की दीवार से टकरा न जाए। Each molecule moves in a straight line before colliding with another particle or with wall of the container। 6वां नंबर देखें, जब वो टकराता है किससे? पात्र की दीवार से। जिस भी बर्तन में रखा गया है, जिस सिलेंडर में रखा गया है, जिस बलून में रखा गया है, जब वो पात्र की दीवार से टकराता है तो वो उस दीवार पर एक दबाव डालता है और उसी दबाव को उस गैस का दाब बोलते हैं, है ना। कि जब अणु या गैस के अणु
गैसीय अणु पात्र की दीवार पर टकराता है, पात्र की दीवार पर टकराता है तो दीवार पर एक दाब उत्पन्न होता है, दीवार पर उत्पन्न दाब, दीवार पर उत्पन्न दाब, तो दीवार पर उत्पन्न दाब पात्र की दीवार पर टकराता है तो दीवार पर उत्पन्न दाब उस गैस का दाब होता है, उस गैस का दाब होता है, पात्र पर उत्पन्न दाब उस गैस का दाब होता है ना। तो ये एक और स्टेटमेंट हो गया कि मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर एक्सर्टिंग ऑन द वॉल, प्रेशर एक्सर्टिंग on the wall of container is the pressure of gas, is the pressure of gas। ये लीजिए, दीवार पर जो टकरा के जो दाब उत्पन्न करेगा वही दाब उस गैस का वायु दाब कहलाएगा। अब एक लास्ट पॉइंट 7 नंबर, एक स्टेटमेंट इधर का और मिटा देता हूँ भाई, ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ये है कि जब हम बात करते हैं पार्टिकल के मोशन का तो याद रखिएगा जब पार्टिकल गति करेगा तो नो डाउट उसके पास एक गतिज ऊर्जा होगा, है ना। तो उस गैस अणु की गतिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, गैस अणु की गतिज ऊर्जा, गैस अणु की गतिज ऊर्जा, इसको हम लोग हाफ mv² वाले फॉर्मूला से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये गतिज ऊर्जा का सामान्य सूत्र है रैखिक गति में। गतिज ऊर्जा जो होता है E या काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ke लिख देता हूँ। ये जो ke है ना, ये ke ये ताप के समानुपाती होता है। ताप बढ़ाओ तो अणु में गति तेज हो जाती है, ताप बढ़ाने से अणु में गति तेज हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, है ना, गैस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। हिंदी में पूरा कर देता हूं, गैस अणु की गतिज ऊर्जा ताप के समानुपाती होता है, ताप के समानुपाती होता है। ये लीजिए, तो ये पूरा 7 जो पॉइंट लिखा हूं वो 7 के 7 पॉइंट गैसों के अणुगतिक सिद्धांत का पॉइंट है ना। थोड़ी बहुत शब्दों में इधर उधर सेंटेंस थोड़ा बहुत बदलाव दिखेगा, बाकी जैसा बुक ने बताया वैसा ही मैंने लिखा है, ठीक है। तो गैसों के अणुगतिक सिद्धांत क्या है ऐसा बोले तो यही आपको बताना है। ये 7 पॉइंट हैं और सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट को छोड़ना उचित नहीं होगा, ठीक।